नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप और आपका परिवार पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और यही मैं कामना करता रहूंगा। तो मेरे ITI इलेक्ट्रीशियन के प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के इस वीडियो में हम विद्युत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक आपके बहुत सारे हैं और उनमें से एक मुख्य टॉपिक है ये, और इसके अंतर्गत हमें यह पता लगेगा कि वास्तव में विद्युत है क्या। हमने विद्युत के इतिहास के बारे में पढ़ा, हमने पुरानी थ्योरी भी पढ़ी जिसे हम फ्लूइड थ्योरी कहते थे, नए सिद्धांतों के बारे में बात की जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा के रूप में जाना गया था। और फिर जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की, तरक्की की, तो हमें पता लगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। तो अब जो थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, अब जो स्टडी हम करने वाले हैं, उसके अंदर हमें मूल रूप से पहुंचना उस इलेक्ट्रॉन तक ही है। हमें उस प्रकृति के मूल कण जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं उस तक पहुंचना है। उस तक पहुंचने के लिए हमें कई रास्तों को पार करना पड़ेगा और तब जाकर हम पहुंच पाएंगे इलेक्ट्रॉन तक। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपकी किताबों में जो टॉपिक अभी हम करने वाले हैं इसे प्रारंभिक विद्युत या बेसिक इलेक्ट्रिकल के नाम से जाना जाता है। यही नाम शायद आपकी लगभग किताबों में लिखा गया है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको निम्न विषयों के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। तो थोड़ा गौर कीजिएगा वो विषय क्या क्या है जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो जिन विषयों के बारे में हमें पढ़ना है इस वीडियो के अंदर वो ये है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, और पदार्थ और उसकी अवस्थाओं को देखेंगे। तो पदार्थ और उसकी अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे हम। उसके बाद में तत्व का अध्ययन करेंगे कि एलिमेंट यानी कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक यानी कि कंपाउंड क्या होते हैं, और मिश्रण यानी कि मिक्सचर क्या चीज होती है, इन सब का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, इसको नाम दिया गया है क्या, अणु। अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ना है। और फिर हम पढ़ेंगे परमाणु। किसके बारे में? सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो इसके अंदर है वो क्या होगा आपका, परमाणु। और परमाणु के बाद में पढ़ेंगे परमाणु की संरचना यानी कि एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत जिन बातों का आप अध्ययन करोगे ये आगे आने वाले टॉपिकों में आपके बहुत ही सहायक होगा। इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो शायद आपको समझ में कम आए, लेकिन फिर भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा क्योंकि वो मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं और भौतिक विज्ञान के साथ साथ उनमें रसायन विज्ञान भी सम्मिलित है। इन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के अंतर्गत जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा या सिखाऊंगा उनको यदि आपने अच्छी तरह से समझना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरी तरह से आनी चाहिए। और मैं उन सबका एक निचोड़ एक छोटे से ITI के रूप में, ITI इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के रूप में उनके सामने प्रदर्शित करूंगा कि ताकि उनको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि मुश्किल चीजें हैं, बहुत ही गहराई में जाके इन चीजों को निकालना पड़ता है, समझना पड़ता है, लेकिन मैंने प्रयास किए इस वीडियो में कि आपको कम से कम शब्दों में बढ़िया से बढ़िया चीजें मैं बता सकूं। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और इस टॉपिक में सबसे पहले जो चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पदार्थ और उनकी अवस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पदार्थ और उनकी अवस्थाएं। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहा जाता है और अवस्थाओं को स्टेट कहा जाता है। अब यदि यही शब्द आपके निम्मी में लिखे जाए, निम्मी की बुक यदि इंग्लिश में लिखी होगी तो मैटर एंड हर स्टेट्स लिखा होगा, लेकिन यदि उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे तो मैटर की जगह तो चलो पदार्थ लिख देंगे, ठीक है, लेकिन स्टेट की जगह वहां क्या लिख देंगे, राज्य, क्योंकि स्टेट्स यानी कि राज्य भी होता है। तो ये चीज है। यहां पर जो है भाषा संबंधी जो आपका डाउट है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। तो मेरा मानना है कि आप हिंदी की बजाय ज्यादातर अंग्रेजी के शब्दों पे गौर करो। अंग्रेजी में आपको सिखाऊंगा नहीं, लेकिन कुछ शब्द आप यदि अपने क्वेश्चन में से पकड़ लोगे इंग्लिश वाले के अंदर से तो आपको प्रश्न करने में आसानी होगी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। तो आप टॉपिक लगा सकते हो, सबसे पहले हेडिंग लगेगी आपकी पदार्थ। तो पदार्थ क्या है, उसकी परिभाषा डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी भी हुई है, मैं बोल के बता देता हूं कि जिसका कोई निश्चित भार होता है। इस प्रकृति पर, इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वो वस्तु जिसके पास एक निश्चित भार है। अब वैसे भार को भार न कह के द्रव्यमान से संबोधित किया जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन वही बात है कि मैंने कुछ मॉडिफाई किया है क्योंकि आम प्रचलन भाषा में हम द्रव्यमान शब्द का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, भार का। भार अलग चीज है, द्रव्यमान अलग चीज है। तो जिसका कोई निश्चित भार होता है, क्या होता है, भार होता है, तथा जो स्थान घेरता है, जगह घेरेगा, उसको हम किस नाम से जानते हैं, पदार्थ के नाम से।
ठीक है ना। तो अब आप लोग बताओ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं, दिखाई दे रही हैं। पदार्थ दिखता है, कुछ अदृश्य भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पदार्थ वो है जिसका भार है और जो स्थान घेरता है। तो आपने आसपास की चीजों पे गौर करो थोड़ा, तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। आपके सामने जो मोबाइल है उसका भार है, उसने कुछ ना कुछ स्थान घेरा है। उसको आप टेबल पे रखोगे तो टेबल पे वो कुछ जगह घेरेगा, आपने हाथ में रखा तो हाथ में कुछ जगह घेरेगा। इसी प्रकार मेज कुर्सियां आपके कमरे के अंदर पड़ी होंगी, उन सब का भी एक निश्चित भार है और उन सब का एक निश्चित आकार है और वो एक जगह पे रखे गए हैं, तो उस जगह को कवर कर रहे हैं, घेर रहे हैं। तो इस चीज को हम किस नाम से जानते हैं? पदार्थ के नाम से। किसके नाम से? पदार्थ। अब पदार्थ जो है उसकी व्याख्या तो हमने कर ली, लेकिन ये पदार्थ दिखता कैसा है? ये प्रकृति में मौजूद जितनी भी चीजें जिनमें सजीव हम भी शामिल हैं, उनको यदि एक ही नाम से बुलाना हो तो हम कह सकते हैं पदार्थ। कोई आदमी जा रहा है, उसको कहो पदार्थ इधर आ, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये पदार्थ की डेफिनेशन हो जाएगी। तो अब तक हमने पढ़ा पदार्थ के बारे में और अब बात करते हैं पदार्थ दिखता कैसा है। तो पदार्थ के कई स्वरूप होते हैं जिन्हें पदार्थ की अवस्थाओं के नाम से जाना जाता है, और आपने पढ़ा भी होगा कि पदार्थ कुछ अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? कॉमनली जो आपकी किताबों में दे रखी है या जिन्हें हम सामान्य अवस्थाएं कहते हैं वो होती है 3। उसके बाद में 2 एडिशनल पदार्थ की व्यवस्थाएं अवस्थाएं भी हैं जिन्हें हम जानते हैं विशेष नामों से, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है वो आपको बोर्ड पे लिखी हुई मिल जाएंगी। तो पदार्थ की अवस्थाएं होती है 5। कितनी होती है? 5। सबसे पहली पदार्थ की अवस्था को नाम दिया गया ठोस यानी कि सॉलिड। उसके बाद में दूसरी अवस्था है क्या? द्रव्य यानी कि लिक्विड। तीसरी अवस्था का नाम है गैस, और चौथी अवस्था जो मैंने कहा था कुछ विशेष है। ये 3 जो अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव और गैस, ये सामान्यतः सब जगह पाई जाती है, भी आपके आसपास भी मौजूद होगी। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक विशेष अवस्था, इसका नाम क्या है भी? प्लाज्मा। और एक बहुत ही विशेष अवस्था जिसे नाम दिया गया बोस-आइंस्टीन घनीभूत, या इंग्लिश में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। तो इन 5 अवस्थाओं का हम अब अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस पदार्थ। कौन से पदार्थ? ठोस। तो इस पदार्थ की अवस्थाओं को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। पदार्थ की अवस्थाओं का निर्धारण 3 चीजों के आधार पर किया गया है, और वो 3 चीजें क्या है? उनमें से पहली चीज आएगी आपकी भार। भार को आप द्रव्यमान कह सकते हो फिलहाल के लिए, लेकिन भार द्रव्यमान है नहीं, ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कॉमनली हम हर चीज को भार से, हम बाजार से सब्जी लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कितनी भारी है, वास्तव में वो भार नहीं होता, वो उसका क्या होता है? द्रव्यमान। लेकिन सामान्य भाषा के अंदर आप लोग भार शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, तो मैं उसको छेड़ूंगा नहीं, जैसा है उसको वैसे ही चलने देंगे। जब भी मौका मिलेगा हम भार और द्रव्यमान की अलग अलग परिभाषाओं का भी अध्ययन करेंगे, तब हम सेपरेट कर देंगे। अभी हमारा शुरुआती दौर है। तो पदार्थ की अवस्थाओं को समझने के लिए सबसे जो 3 चीजें मैंने बताई थी उनके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले आएगा भार, दूसरी चीज आती है उसके अंदर आकार। दूसरी चीज क्या आती है पदार्थ का? आकार, कि वो दिखता कैसा है। और तीसरी चीज आती है पदार्थ का आयतन। तो पदार्थ की इन अवस्थाओं का यदि आपको अध्ययन करना है तो इन 3 चीजों के बारे में ही सब कुछ बताया गया है। यदि आपको ठोस पदार्थों का अध्ययन करना है तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। द्रव्य है तो इन 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि 3 चीजें हैं या नहीं है। कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें भार होगा, आकार होगा, आयतन होगा। कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें भार होगा, आयतन तो होगा लेकिन कोई आकार नहीं होगा। तो यहीं से प्रभेद करना हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जिसका अध्ययन करना है वो कौन से हैं? भी ठोस, सॉलिड। तो ठोस पदार्थों की बात की जाए तो ठोस पदार्थ वे पदार्थ है जिनका भार यानी कि द्रव्यमान, आकार और आयतन तीनों ही क्या होते हैं? भी ये निश्चित होते हैं। जिन पदार्थों का आकार, भार और आयतन तीनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठोस के नाम से। अब इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? तो आपके हाथ में जो कप है या मोबाइल है या आसपास जो मेज, स्टूल, कुर्सियां वगैरह पड़ी है, इनको ध्यान से देखने पे ये पता चलता है कि इनका साइज फिक्स है। मेज है, उसकी 4 टांगे नजर आ रही है, कुर्सियां हैं 4 टांगे, पीछे उसके पीठ लगाने के लिए और साइड में हैंडल, साइज फिक्स। तोलोगे तो उसका भार भी फिक्स आएगा, ठीक है ना। वो 2 किलो की है तो वो 2 किलो की मिलेगी। उसके बाद में आयतन, उसको यहां रख दोगे तो भी उतनी जगह घेरेगा, और चांद पे ले जाओगे तो भी उतनी जगह घेरेगा, ठीक है ना। कहीं मर्जी रखो, बस में रख दोगे तो भी वो इतनी जगह घेरेगा, और यदि हवाई जहाज में रख देंगे तो भी उसने जगह उतनी घेरनी है। तो जिस पदार्थ की अवस्था की तीनों चीजें निश्चित होती है, उस अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? ठोस के नाम से।
एक बात और, ये ठोस पदार्थ केवल तब तक ठोस अवस्था में नजर आते हैं जब तक कि इन पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। बाहरी बल यदि कार्य करेगा, मेज है, आपने बाहरी बल कार्य करवाया, उसकी एक टांग तोड़ दी, तो मेज अब पहले जैसे आकार में नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी वो रहेगा ठोस ही, लेकिन आपने आकार बदल दिया। अब चलते हैं पदार्थ की अगली अवस्था के पास, और उस अवस्था को हम जानते हैं किसके नाम से? लिक्विड, यानी कि द्रव्य के नाम से। तो पदार्थ की दूसरी अवस्था को हम लिक्विड कहते हैं। अब वो सेम तीन चीजें कौन सी? भार, आकार और आयतन। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका भार और आयतन तो निश्चित होता है, भार और आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। यानी कि यदि द्रव्य की बात की जाए तो द्रव्य का क्या निश्चित है? भार निश्चित है। उसके बाद क्या निश्चित है? इसका आयतन निश्चित है। तो जिस पदार्थ की अवस्थाओं में ये दो चीजें क्या होती है? भी निश्चित होती है, उस पदार्थ की अवस्थाओं को हम किस नाम से जानते हैं? द्रव्य के नाम से जानते हैं। अब उदाहरण की बात की जाए तो जो चाय आप पीते हो, कॉफी पीते हो, पानी पीते हो, ठीक है, वो पदार्थ की कौन सी अवस्था का उदाहरण है? वो द्रव्य का। अब देखते हैं क्या ये नियम लागू होते हैं। भार, एक गिलास लिया, उसके अंदर हमने पानी डाला, 200 ml पानी उसके अंदर आ गया, भार उसका 200 ml हो गया, 200 ग्राम हो गया, जो भी है वो हो गया, ठीक है, ये निश्चित हो गया। अब उसको गिलास में डाला तो उसने गिलास का आयतन ग्रहण कर लिया, यानी कि वो गिलास में पूरा भर आ गया, ठीक है। उसको बोतल में डालेंगे तो बोतल में भी वो उतनी जगह घेरेगा जितनी उसने गिलास में घेरी थी। ध्यान रखना, बोतल का तला पैंदा चौड़ा हो सकता है, उसकी लंबाई ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो जगह आयतन उतना ही घेरेगा जितना उसने गिलास का एरिया कवर किया था। अब चलते हैं तीसरी अवस्था के पास में, और तीसरी अवस्था को हम जानते हैं किस नाम से? गैस के नाम से। तो गैस पदार्थ की वो अवस्था है जिसका केवल भार निश्चित होता है। इसका केवल क्या निश्चित होता है? भार, जिसे हम क्या बोलते हैं अभी? द्रव्यमान। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें केवल भार निश्चित है, आकार और आयतन निश्चित नहीं है, उस पदार्थ की अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? गैस के नाम से। तो गैस बहुत सारी है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपके घरों में यूज होती है जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो गैस है, मीथेन है, ठीक है, आइसोब्यूटेन है, ब्यूटेन है। तो बहुत सारी गैसें हमारे आसपास मौजूद है। अब गैस को यदि ध्यान से देखोगे तो गैस का आकार निश्चित नहीं है। आकार मतलब गैस को यदि आप एक छोटे सिलेंडर में डालोगे तो उसका आकार ले लेगी, बड़े कंटेनर में छोड़ोगे उसका आकार ले लेगी, कमरे में फैला दोगे तो कमरे का आकार ले लेगी, ठीक है। अब उसका आयतन, अब वो जगह कितनी घेरेगा? यदि आपने कंप्रेस करके दबा के सिलेंडर में भर दिया तो सिलेंडर जितनी जगह घेर लेगा, कमरे में उसको खुला छोड़ दिया तो पूरा कमरा घेर लेगा। और इस गैस के बारे में आप जानते ही हो कैसे फैलती है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो गैस वह अवस्था है जिसका केवल भार निश्चित होता है, आकार व आयतन निश्चित नहीं होता। तो इन पदार्थ की तीन अवस्थाओं को हम सामान्य अवस्था के नाम से जानते हैं। ठोस हमारे आसपास बहुत सारे मौजूद हैं, द्रव्य भी बहुत सारे मौजूद हैं, गैसें भी हमारे आसपास बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन जो नेक्स्ट और चौथी अवस्था आने वाली है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, वो सामान्य रूप से उपस्थित नहीं हो सकती, उसे उत्पन्न किया जाता है, या वो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, या हम एक्सपेरिमेंट करके उसको उत्पन्न कर सकते हैं। चलते हैं पदार्थ की कौन सी अवस्था के पास में? चौथी अवस्था। तो प्लाज्मा को समझने के लिए हम उन्हीं तीन सामान्य पदार्थ की अवस्थाओं का उदाहरण लेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने सॉलिड के रूप में बर्फ ली हुई। क्या ली? बर्फ। बर्फ में देखो ध्यान से, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है। ये चार अवस्थाएं हैं। मैं चौथी अवस्था तक पहुंचना है, तीन हमने पढ़ ली है। और यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है ऐड एनर्जी। ऐड मतलब एनर्जी जोड़ने पर या इन्हें ऊर्जा प्रदान करने पर। वो ऊर्जा कोई भी रूप में हो सकती है। सामान्यतः हमने जो उदाहरण लिया है वो बर्फ का लिया है। बर्फ पानी से बनी है, पानी भाप में भी कन्वर्ट हो जाता है। कब? ये एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखो भाई, सॉलिड है, बर्फ का उदाहरण, और जब इसमें एनर्जी ऐड की, इसको ऊष्मा प्रदान की गई, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? द्रव्य में। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? द्रव के अंदर। द्रव को जब और एनर्जी दी तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वो गैस में। तो हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि बर्फ जो ठोस था उसको जब हमने गर्म किया तो वो पिघल गई। पिघल के किसके रूप में आ गई? पानी। बर्फ ठोस का उदाहरण है तो पानी द्रव्य का उदाहरण है। अब उस पानी को हम गर्म करते रहे, ऐड एनर्जी और देते रहे, तो और एनर्जी देने पर वो पानी जो थी वो किसमें तब्दील हो जाएगी? वाष्प में। किसमें? वाष्प। और वाष्प पदार्थ की तीसरी अवस्था किसका उदाहरण है? गैस का। अब ये गैस जो अर्थात वाष्प जो है वो ऊपर चली गई और किसके रूप में एकत्रित हुई? बादलों के रूप में। किसके रूप में? बादल के रूप में एक जगह इकट्ठी होगी। अब प्लाज्मा का निर्माण होगा। अब क्या होगा? प्लाज्मा का। कब?
जब इस गैस को और ज्यादा ऊर्जा दी जाएगी तो पदार्थ की कौन सी अवस्था निकल के आती है? चौथी अवस्था, और उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा के नाम से। तो प्लाज्मा क्या है, इसकी एक डेफिनेशन है, वो हम लिखेंगे तो शायद समझने में कुछ आसानी हो। तो क्या चीज है प्लाज्मा? तो प्लाज्मा आयनीकृत गैसों के समूह से उत्पन्न होता है। प्लाज्मा कैसे उत्पन्न होता है? आयनीकृत गैसों के समूह से। अभी आयनीकृत गैसें कौन सी है, कैसी है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और इसे एक और नाम से भी जान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सागर, अर्थात आयनीकृत गैसों के समूह से उत्पन्न होगा प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का सागर या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके लिए उदाहरण की बात करें तो आकाश में चमकने वाली बिजली। आपने देखा होगा जब बादल आते हैं, खूब सारे आपस में आसपास आते हैं, पास आते हैं, सॉरी, कुछ बादल पॉजिटिव चार्ज होते हैं और कुछ बादल नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब पास आते हैं तो इनमें आवेश का विसर्जन होता है। ये आवेश का विसर्जन हमें किसके रूप में नजर आता है? ये प्लाज्मा के रूप में। तो आकाशीय जो बिजली चमकती है वो किसका उदाहरण है? वो प्लाज्मा का। उसके बाद में आपके घर में यदि दो तारे पॉजिटिव नेगेटिव की शॉर्ट हो जाती हैं, वो चिंगारियां निकलती है, उस स्पार्क नजर आता है, वो भी किसका उदाहरण है? प्लाज्मा का। विभिन्न प्रकार की लाइट, रोशनियां जो ना ठोस में है, ना द्रव में है, ना गैस में, तो वो किस में आएगी? वो प्लाज्मा में आएगी। जैसे कि फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट जो आपके घरों में पहले लगती थी, आज के टाइम में तो एलईडी आ गई है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट से मिलने वाला प्रकाश, नियॉन लैंप से मिलने वाला जो प्रकाश है, वो सारे के सारे किस में आते हैं? वो प्लाज्मा में आते हैं। तो प्लाज्मा जो है उसकी उत्पत्ति के कुछ कारक होते हैं। प्लाज्मा सामान्य रूप से उत्पन्न नहीं होता है, तो प्लाज्मा जो उत्पन्न होता है वो उच्च तापमान व उच्च वोल्टेज के कारण होता है। जब हाई टेम्परेचर और हाई वोल्टेज, यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी प्लाज्मा उत्पन्न होने की संभावना उतनी क्या होती है? ज्यादा। तो हमने पढ़ी पदार्थ की कौन सी अवस्था? चौथी अवस्था, जिसका नाम था प्लाज्मा। तो ये थी पदार्थ की चौथी अवस्था। और नेक्स्ट अवस्था के पास चले तो वो अवस्था होती है आपकी कौन सी? पांचवी, जिसे हम जानते हैं बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था कहलाती है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये जो अवस्था है इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने एक बहुत ही सरल परिभाषा के रूप में आपके सामने इसको लेके आया हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था, इसे शॉर्ट में कई जगह BEC भी लिखा जाता है। ये क्या है तो इसकी डेफिनेशन को सुनिएगा और आराम से अपनी बुक्स में, सॉरी अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था को समझने के लिए आपको फिजिक्स बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ी हुई होनी चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ी है। मुझे पता है ITI वाले जो हैं वो 10th पास हैं, 12th या BA ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई भी 12th या 11th साइंस लेके नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैंने इसको मॉडिफाई किया है, एक बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो पदार्थ की किसी भी अवस्था का, चाहे वो ठोस है, द्रव है, गैस है या प्लाज्मा, तो पदार्थ की किसी भी अवस्था का सबसे छोटा या निम्न ऊर्जा का कण, कोई भी अवस्था हो सकती है पड़ी हुई 4 अवस्थाओं में से, और उस अवस्था के अंदर सबसे छोटा या निम्न ऊर्जा का वो कण जो उस ऊर्जा को पूरे पदार्थ में संचालित करता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से। तो ये एक मॉडिफाइड परिभाषा है ताकि आप लोगों को समझ में आए, ये बहुत ही टिपिकल भी है। तो मूल रूप से क्या परिभाषा है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आएगी? तो कुछ तत्वों के परमाणुओं को यदि परम शून्य तापमान, कौन सा तापमान? परम शून्य तापमान। ये तापमान होता कितना है? ये होता है -273.15 केल्विन। कितने डिग्री, सॉरी कितने केल्विन? -273.15 केल्विन। यानी कि कुछ तत्वों के परमाणुओं को यदि इस तापमान से भी कम तापमान पर ठंडा किया जाए तो वे अपनी मूल संरचना खो देते हैं, यानी कि वो वैसे नहीं रहते जो इस तापमान से पहले थे। और यदि उन सभी परमाणुओं को एक ही स्थान पर समूह के रूप में एकत्रित कर दिया जाए तो वो अब समूह जो है वो एक ही तत्व के रूप में प्रदर्शित होता है, यानी कि एकल संरचना का निर्माण कर लेता है, जिसे हम बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो पदार्थ की इस अवस्था को लंबे समय तक बरकरार नहीं रखा जा सकता, ये केवल क्षणभंगुर अवस्था होती है। तो जब इस अवस्था के बारे में आप पढ़ोगे तो एक नाम आया बोस, तो आपके दिमाग में आएगा सुभाष चंद्र बोस। नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं है ये, इस वैज्ञानिक का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। तो बॉस-आइंस्टीन, आइंस्टीन के बारे में सभी जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कर दी थी सन 1924 में। कब कर दी थी? 1924 के अंदर। यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1924 में बता दिया था कि पदार्थ की 5वीं अवस्था भी मौजूद है, लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली थी।
फिर लंबे समय के पश्चात सन 1995 के अंदर इस परिभाषा को, इस पदार्थ की 5 अवस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बारे में मैं आपको और ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसे समझने के लिए हमें बहुत सारी अन्य बातों के बारे में भी पता होना जरूरी है। ये जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है, ये हर चीज पर लागू नहीं होती। इसके लिए एक विशेष चीज का नाम आपको पता होना चाहिए। ये लागू होती है बोजोन पर। किस पे? बोजोन गैसों पर। और अब यदि बोजोन गैसों के बारे में आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो फिर आपको फर्मियोन भी पढ़ाने पड़ेंगे। तो ऐसे करके हम और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारी आईटी इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर इतनी बातें नहीं है, हम सिर्फ इनको मूल रूप से छोटे हल्के रूप में ही देखना है, क्योंकि आगे हमें बहुत कुछ पढ़ना है, वो हमारे काम की चीज है। तो अब बोजोन पढ़ा दूंगा, फर्मियोन पढ़ा दूंगा, फिर पढ़ेंगे परम शून्यताप क्या होता है। तो ऐसे कर करके तो हमें सारी भौतिक विज्ञान और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तक पहुंच जाएंगे। तो इतना हमें नहीं पढ़ना, ध्यान रखना। हमारी ट्रेड के अनुसार तो हमें यह भी नहीं बताया गया कि पदार्थ की 5 अवस्था भी होती है। आपकी किताबों में यदि ध्यान से देखोगे तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं दे रखी है, ध्यान रखना। यानी कि आईटीआई के अंदर कब से ये निमी बनी सन 1986 के अंदर, तब से लेके आज तक आपकी किताबों में कोई संशोधन नहीं हुआ। ठीक है ना, 1995 में भी चला गया। तो ये भी अवस्था अभी तक आपकी किताब की अवस्थाओं का छोड़ो, आपकी किताब में तो प्लाज्मा नाम का भी जिक्र नहीं है शायद। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं। एक है ठोस, एक है द्रव, एक है गैस, फिर आती है प्लाज्मा और फिर आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहां तक पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। एक बार दिए गए डायग्राम को थोड़ा देख लेते हैं। डायग्राम में क्या दिया गया है? एक पदार्थ दिया गया है। क्या दिया गया है? एक पदार्थ का परमाणु दिया गया है जो मूल रूप में ऐसा था। फिर इसका तापमान इससे भी क्या किया गया? कम, परम तापमान से भी टेम्परेचर कम किया गया। तो ये अपनी संरचना खोने लगा और अपनी मूल संरचना खोकर लास्ट में ये एक अलग ही संरचना में पहुंच गया। यानी कि यहां से चलकर जब ये यहां पहुंचा तो यहां तक तो ये एक पदार्थ का परमाणु था। क्या था? परमाणु। और यहां पहुंचने के पश्चात इसको किस नाम से जाना गया? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से। तो ये था पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में थोड़ा सा जिक्र। ज्यादा गहराई में इसके बारे में आपको मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए और हमें आईटी इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ना है, उसमें इसका इतना ही पार्ट हम पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है आपका तत्व, यौगिक और मिश्रण, यानी कि एलिमेंट। तत्व, यौगिक यानी कि कंपाउंड और मिश्रण यानी कि मिक्सचर। इन 3 चीजों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो क्या है तत्व? तो तत्व है जिनकी परमाणु संरचना का यदि अध्ययन किया जाए, जो हमने आगे पढ़नी है, तो ये पता चला कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर उपस्थित परमाणु सारे एक जैसे ही हों, उन पदार्थों को किस नाम से जाना गया? तत्व के नाम से। सीधे शब्दों में केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। अब हमें तत्व मिले कहां से? तो तत्व मिले हमें प्रकृति से। तो प्राकृतिक रूप से हमने तत्वों की खोज की, हमें बहुत सारे अनेक तत्व मिले हैं। तो पृथ्वी पर अब तक खोजे गए प्राकृतिक तत्वों की संख्या है 94। कितने? 94। ये 94 तत्व हैं। कौन से हैं ये प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक तत्व हमें अब तक कितने मिल गए हैं? 94। और कहते हैं कि 24 प्रकार के, कितने प्रकार के? 24 प्रकार के तत्व हमने कृत्रिम रूप से प्रयोगशालाओं में बना लिए हैं। तो इंसानों ने प्रैक्टिकल कर करके पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए होंगे और कितने तत्वों का निर्माण कर लिया? 24। और कुल मिला के यदि इनको जोड़ा जाए तो आज के टाइम में हमारे पास कुल उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। तो हमें कितने तत्व प्राप्त हो चुके हैं? 118। 118 में प्राकृतिक कितने हैं? 94। कृत्रिम कितने हैं? 24 है। इस बात का ध्यान रखना, ये आपके प्रश्न भी तैयार होते हैं। आपकी किताबों की बात की जाए, कई किताबों में 92 प्राकृतिक तत्व दे रखे हैं। बहुत सारे और किताबों में दे रखा है कि कोई वैज्ञानिक आया था, वो कहता है कि 108 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन वैज्ञानिकों ने तो और भी तत्वों के बारे में पता लगाया। ठीक है, नए तत्वों की खोज आज भी क्या है, अभी जारी है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 132 हो सकते हैं, कोई कहता है मैक्सिमम 126 हो सकते हैं। तो ये तो सिद्धांत है, बदलते आ रहे हैं। किसी टाइम में तो ये चीजें हमारे पास नहीं थी, कभी तो फ्लूइड था और आज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो टाइम बदलेगा आगे चल के, जब विज्ञान और उन्नति करेगा। ठीक है, अगर जीवित रहे तो, इस महामारी से बच गए तो विज्ञान और आगे तरक्की करेगा, तब हमें और भी चीजों के बारे में पता लग सकता है। ये कोई फिक्स स्थायी आंकड़ा नहीं है, ये चेंज हो सकता है। तो ये चीज है।
इन तत्वों को यदि आपने देखना है तो आपके केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर इन तत्वों का एक व्यवस्थित क्रम है, उस क्रम को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। तो हम उस पीरियोडिक टेबल के अंदर इन सभी तत्वों की व्यवस्था को देख सकते हैं। तो ये रही पीरियोडिक टेबल आपके सामने। तो ये है पीरियोडिक टेबल जिसमें उन 118 तत्वों को एक विशेष क्रम में लगाया गया है। और देखेंगे इन तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले जो तत्व है वो है H से हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। जो विद्यार्थी साइंस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 11th 12th या आगे भी साइंस में ही पढ़ाई की है, उनको इनके बारे में अच्छी तरह याद होगा। उन्हें ये याद रखने के लिए दिए जाते थे। इसको बनाने का भी एक विशेष क्रम है। इसके अंदर धातुएं भी है, अधातुएं भी हैं, गैसें भी हैं, क्योंकि तत्व केवल ठोस अवस्था में नहीं होते, कुछ द्रव अवस्था में है, कुछ गैस अवस्था में भी है। तो इस सारणी के अंदर व्यवस्थित किया गया है। हाइड्रोजन है, वो लास्ट में ऊपर हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके कुल मिला के आज के टाइम में हमारे पास कितने तत्व हैं? अभी हमारे पास तत्व हैं 118। तो यहां तक पीरियोडिक टेबल में यदि इस तक जाओगे, तो यहां यदि आप गौर करते हो तो ये हमारा 118वां तत्व है। और वैज्ञानिक कहते हैं यदि और तत्व मिलेंगे तो इसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे, क्या दिक्कत है, और ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से ये पीरियोडिक टेबल में आपके 118 तत्वों की व्यवस्था की गई है। तो यहां तक था तत्व के बारे में। तत्व की डेफिनेशन एक बारी फिर से बता देता हूं। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। 94 में प्रकृति से मिल गए हैं और 24 हमने प्रयोगशाला में बना लिए, आगे और बना लेंगे तो ऐड हो जाएंगे। लेकिन आज के टाइम तक, जब तक ये आप ये वीडियो देख रहे हो, तब तक तत्व आपके कितने हैं? 118 है, ध्यान रखना भी। उदाहरण की बात करें तो लोहा है, सोना है, चांदी है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सब किसके उदाहरण है? तत्वों के। तो तत्वों के कुछ उदाहरण आपको मैं दिखा सकता हूं। तो बोर्ड पे देखिए ध्यान से, कुछ उदाहरण आपको तत्वों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण है कार्बन का, ये भी एक तत्व है। यहाँ पर उदाहरण दे दिया चांदी का, तो चांदी भी एक क्या है? भी तत्व है। सोना भी एक क्या है? तत्व है। ये जस्ता है, जिंक है, जिंक भी एक तत्व है। और ये तो आपने देखी होगी हमारी ट्रेड के काम में आने वाली कॉपर यानी कि तांबा भी एक तत्व है। इसी प्रकार एल्युमिनियम भी एक तत्व है। तो ये तत्व है। तत्व निश्चित है कितने? 118। लेकिन जो आगे टॉपिक आएगा वो निश्चित नहीं है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है यौगिक। क्या नाम है? यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। अब ये यौगिक क्या होते हैं तो इसकी परिभाषा सुनिए। तो 2 या 2 से अधिक, कितने? कम से कम 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं को यदि रासायनिक रूप से मिला दिया जाए, या 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक रूप से जुड़ जाते हैं तो उनसे निर्मित हुआ नया पदार्थ तत्व नय कहलाकर किस नाम से जाना जाता है? यौगिक के नाम से। अब यौगिक का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा, जिसे हम बोलते हैं जल, पानी। हमारे लिए यही जीवन है। जल का एक केमिकल फॉर्मूला है H2O। H2O। इस फॉर्मूले का, ये जो फॉर्मूला है ये केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान से हमें मिला। अब ये क्या कह रहा है? तो इसके अंदर 2 तत्व है, ध्यान से देखो, एक है H और एक है O। ठीक है, तो इसको यदि समझना चाहते हो तो आप ऐसे देख सकते हो। यदि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। ये जो गुलाबी रंग का आपको नजर आ रहा है ये हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ यदि ऑक्सीजन का एक परमाणु, इसका परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु रासायनिक रूप से बंध जाए, आगे हम पढ़ेंगे कैसे बंधते हैं, तो नए जो पदार्थ तैयार हुए हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? यौगिक के नाम से। तो इसमें ये तो है हाइड्रोजन और ये काले वाला क्या है? ये है O2 यानी कि ऑक्सीजन। तो हम इसको कह सकते हैं जल। इसको और बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, H यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है, ये ज्वलनशील है। हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील है। और जो ऑक्सीजन है O2 जिसे हम कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, ये जलाने में सहायक है।
ठीक है ना। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक है, लेकिन इन दोनों को यदि रासायनिक रूप से मिला दिया जाए एक विशेष व्यवस्था में, तो जो जल तैयार हुआ वो ज्वलनशील और जलाने में सहायक से विपरीत गुण रखता है। ये तो जल गया, आग लग गई, और जल उस आग को क्या कर देता है, बुझा देता है। तो कहने का मतलब जो यौगिक हैं वो तत्वों से गुण भी क्या रखते हैं, भी अलग रखते हैं। तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है जल हमारे पास। उसके अलावा यौगिक हमारे रसोई घर में बहुत उपलब्ध है। नमक एक क्या है, भी यौगिक है। आपके बाथरूम में जाओगे तो साबुन भी क्या है, एक यौगिक है। सर्फ भी क्या है, एक यौगिक। ये तो सामान्य उदाहरण है यौगिकों के। इसके अलावा यौगिक बहुत है, अनंत है। यौगिक कितने हैं उनकी कोई संख्या तत्वों की तरह निश्चित नहीं है। तत्व तो कह सकते हो आप 118 हैं, लेकिन उन तत्वों को अलग अलग मात्रा में मिला मिला के कितने मर्जी यौगिकों का हमने क्या किया है, निर्माण किया। अब इस यौगिक के अंदर ही और तत्व मिला दो तो एक नई चीज का निर्माण हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा आपके रासायनिक सेलों के अंदर H2SO4 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो H भी है, O भी आ गया, S अलग ही चीज आ गई, SO4 एक अलग चीज आ गई। तो ऐसे करके पता नहीं कितने मर्जी यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं, इनका कोई अंत नहीं है। तो ये था आपका तत्व के बाद में दूसरी चीज, इसका नाम था यौगिक। अब चलते हैं तीसरी चीज के पास में, जिसे हम जानते हैं मिश्रण के नाम से। तीसरा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है आपका, मिश्रण। मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। तो मिश्रण की परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को यदि भौतिक रूप से मिला दिया जाए, रासायनिक से नहीं, कौन से रूप से, भौतिक से, वो भी समझाऊंगा, मिला दिया जाए तो नया निर्मित पदार्थ है वो क्या कहलाता है, वो मिश्रण कहलाता है। तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं को रासायनिक रूप से मिला देंगे तो वो यौगिक बनेगा, और दो या दो से पदार्थों को यदि भौतिक रूप से मिला देंगे तो नया पदार्थ क्या कहलाएगा, आपका मिश्रण कहलाएगा। अब मिश्रण और यौगिक हैं, ये परिभाषा देखी जाए तो थोड़ी सी सिमिलियर सी है, लेकिन इनमें अंतर बहुत बड़ा है। तो मिश्रण के जो अवयव होते हैं उनमें कोई रासायनिक बंधन नहीं पाया जाता, उनके अंदर कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, वो रासायनिक रूप से आपस में बंधे हुए नहीं होते, वो मुक्त होते हैं। तो मिश्रण को हम समझ सकते हैं बहुत ही छोटे से उदाहरण से। तो एक कटोरी लीजिए, उसके अंदर कुछ गेहूं के दाने, कुछ चावल के दाने डाल दो, कुछ मक्की के दाने डाल दो, कुछ बाजरी के दाने डाल दो, उन सबको आपस में क्या कर दो, मिला दो। ये बन गया क्या है, मिक्सचर। उसके अंदर पानी डाल दो, भिगो के रात भर छोड़ दो तो भी वो मिक्सचर नहीं रहेगा। ठीक है, कोई रासायनिक क्रियाएं अभी तक नहीं हुई। हाँ, अब उसको पानी डाल के गैस पे चढ़ा के आग जला के उसको उबाल दो, तो ना तो उसमें बाजरी नजर आएगी, ना ही गेहूं नजर आएगा, ना ही चावल, ना ही मक्की। वो एक नई चीज बन जाएगी जिसको आप क्या कहते हो, खिचड़ी। समझ में आ गई ना बात। तो वो खिचड़ी जो है अब उनमें केमिकल बॉन्डिंग होगी, अब वो मिश्रण नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, यौगिक बन गया। तो कहने का मतलब है कि तत्व थे वो जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु थे। अब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं को रासायनिक रूप से बांध दिया तो नई चीज बनी, क्या कहलाई, यौगिक। और यदि उन्हीं तत्वों को भौतिक रूप से मिला दिया तो नई चीज बनी, वो क्या कहलाई, आपकी मिश्रण कहलाई। समझ में आ गई होगी बात शायद आप सभी को। तो ये चीज है भी। तो मिश्रण के यदि उदाहरण आपको चाहिए तो हम कह सकते हैं कि पानी और तेल को मिला दो, पानी और तेल को मिला दोगे तो कोई केमिकल बॉन्डिंग यानी कि उनमें कोई क्रियाएं नहीं होगी, पानी अलग रहेगा, तेल अलग रहेगा। उसके बाद में आटे के अंदर मक्खन मिला दो या तेल मिला के गूंद दो, ठीक है, चिकनाई अलग रहेगी, आटा अलग रहेगा। उसको हीट करेंगे तो चिकनाई आटे में से निकल के बाहर आ जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग नहीं है कि उसके अंदर बस गया हो। हाँ, उसको पका के और कुछ बना दिया तो केमिकल, जैसे एनर्जी ऐड करोगे अवस्था बदल जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में और भी उदाहरण दे सकते हैं। हमारी कुछ मिश्र धातुएं नाम सुना होगा आपने, जैसे कि पीतल है, किससे मिलकर बना पीतल, तांबे के अंदर यदि जस्ता मिला देंगे, कुछ प्रतिशत तांबा 60% ले लिया, कुछ प्रतिशत जस्ता 40% लेके मिला के पिघला दिया तो तांबा और जस्ता मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पदार्थ, अब यहाँ आप कहोगे जी ये तो यौगिक सा लग रहा है, नहीं लग रहा है यौगिक, ध्यान रखना। इनकी बॉन्डिंग जरूर हुई है, वो आपस में जुड़ जरूर गए हैं, लेकिन अब यदि उसको एक निश्चित तापमान पर गर्म करेंगे तो जस्ते और तांबे का जो टेम्परेचर है, गलनांक जो है वो डिफरेंट है। यदि आप उसको गर्म करोगे तो जिसका तापमान कम होगा वो पहले पिघल के उससे बाहर आ जाएगा। अगर केमिकल बॉन्डिंग होती तो पदार्थों को इस तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। और उदाहरण चाहिए तो आपको मिल जाएगा ब्रॉन्ज, जिसे आप कांसा कहते हो, थे जब जाम्या, ठीक है ना। जब
लड़के पैदा होते हैं तो कांसी की क्या फोड़ते हैं, थाली फोड़ते हैं, निहाल की करो कौन थाली को नुकसान और कर दियो। तो वो कांसा जो है वो भी एक मिश्र धातु है, वो भी एक मिश्रण है। उसको बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया गया, तांबे में थोड़ा सा 12-12.5% टीन मिला दिया तो क्या बन गया, कांसा बन गया। तो इस प्रकार तैयार हुए आपके मिश्रण। तो यहां तक था आपका मिश्रण के बारे में। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, एक बारी मैं दोहरा देता हूं। हमने पढ़ा पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, उन अवस्थाओं से आगे निकलकर हम पहुंचे तत्व के पास, तत्व से मिला हमें यौगिक और फिर हमें मिला एक मिश्रण। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है अणु। क्या नाम है, अणु। तो नेक्स्ट टॉपिक जिसका हमने अध्ययन करना है वो टॉपिक है आपका अणु। अणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं अभी, मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल या अणु। तो क्या है अणु, तो देखते हैं। तो क्या है अणु, तो कहते हैं प्रत्येक पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ है, ठीक है। और इन्हीं छोटे छोटे कणों को किस नाम से जानते हैं, अणु के नाम से। एक और डेफिनेशन यदि आप चाहो तो लिख सकते हो कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से तैयार हुआ पदार्थ अणु कहलाता है। यौगिक भी कह सकते हैं, यहां पर मैंने रासायनिक शब्द का नाम नहीं लिया। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयुक्त रूप को हम किस नाम से जानते हैं, अणु के नाम से। लेकिन हम ITI की लैंग्वेज में ही बात करेंगे, उसी के आधार पर आपको बताऊंगा कि प्रत्येक पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ है, जिन्हें अणु कहते हैं। और किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सारे भौतिक गुण विद्यमान हो, सारे के सारे रासायनिक गुण विद्यमान हो, जिसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सके, यानी कि उसको और छोटा न किया जा सके, उस पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं, अणु के नाम से। एक और खास बात, वो छोटे से छोटा कण जो है वो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है, यानी कि हम उसको रख सकते हैं हाथ पर, मेज पर या किसी भी स्थान पर। तो एक उदाहरण देता हूं आपको, एक कॉमन सी चीज है ईंट। क्या है, ईंट। सभी ने देखी होगी ईंट। ईंट ब्रिक्स जिसे हम कहते हैं किससे मिलकर बनी है, मिट्टी के छोटे छोटे कणों से। तो हम उस कण तक पहुंचते हैं ईंट। तो आपने एक ईंट ली, उसके 2 भागों में बांट दिया। इन 2 भागों को हमारे राजस्थान में कहते हैं खोरिए। क्या कहते हैं, खोरिया। एक खोरिए को हमने फेंक दिया, दूसरा हमारे हाथ में है, इसको हमने तोड़ा। पहले ईंट को तोड़ा, 2 मिले खोरिए, अब उसके एक खोरिए को तोड़ा, छोटे छोटे टुकड़े मिल गए, उसको बोलते हैं डेली। क्या बोलते हैं, डेली। उस डेली को सारों को फेंक दिया, एक इतनी सी डेली ली, उसको और तोड़ा, और तोड़ के छोटे छोटे कण मिल गए इतने इतने के, उसको बोलते हैं कांकरा या कंकर कहते हैं, ठीक है ना। अब उस कंकर को भी लिया और तोड़ा मार के और तोड़ दिया, लास्ट में हमें सारा कुछ उड़ाने के बाद में हाथ में चिपका हुआ एक छोटा सा कण मिला, जिसे हम रेत का कण भी कह सकते हैं। अब उसको तोड़ने का प्रयास किया तो वो नहीं टूटा, बस जहां तक वो टूटता रहे, और अंत में एक ऐसी कंडीशन जब उसको भौतिक रूप से और ज्यादा तोड़ा ना जा सके, तो उस छोटे से रेत के कण को हम किस नाम से जानते हैं, अणु के नाम से। ईंट बनी कैसे, उल्टी कर दो प्रक्रिया, ठीक है। कंकर को वापस, उन रेत के कणों को वापस कंकर बनाओ, कंकर से सारी डेलियों को इकट्ठा करो, डेली से 2 खोरिए बना दो, खोरिए से वापस क्या बना दो, ईंट बना दो। तो ये जो प्रोसेसिंग चली है, लास्ट में जो छोटे से छोटा कण मिला, उसे हम किस नाम से जानते हैं, अणु के नाम से। यानी कि हर चीज किससे मिलकर बनी है, अणु से। ये बात शायद आप समझ गए होंगे। आसपास की चीजों पे गौर करो, उन्हें तोड़ना शुरू करो। मोबाइल पड़ा है, मारो तोड़ा, तोड़ो, तोड़ तोड़ के छोटे से छोटा कण निकाल दो, वो क्या है, वो अणु, ठीक है ना। आगे आप जानो, आपका काम जाने, मैंने तो समझा दिया। तो समझ गए होंगे शायद अणु के बारे में। तो ये था अणु। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और थोड़ा समझा देता हूं। हमने अभी यौगिक पढ़ा, मिश्रण पढ़ा, उसको बढ़िया तरीके से समझने के लिए एक डायग्राम आपके सामने है, इसको आप समझ सकते हो। तो ध्यान से देखो, यहां हम एलिमेंट यानी कि तत्व, कंपाउंड यानी कि यौगिक, और मिक्सचर यानी कि मिश्रण के बारे में देखेंगे कि उनकी बॉन्डिंग कैसी होती है, उनके अणु परमाणु कैसे जुड़ते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है एटम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि ये एक तत्व है। ये क्या चीज है, एक ये तत्व है। तत्व के अंदर केवल एक जैसे ही परमाणु होते हैं। सोना लिया, उसको तोड़ा, हर कण में सोना मौजूद होगा, एक जैसी संरचना निकलेगी। फिर है मॉलिक्यूल ऑफ एटम, एलिमेंट। अब मॉलिक्यूल यानी कि क्या बना भाई, अणु। अणु बनने के लिए कम से कम कितने, 2 चाहिए। तो हमने कम से कम कितने परमाणु ले रखे हैं, 2 आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये है मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट के अंदर आ गया आपका मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड यानी कि क्या है भाई, ये है यौगिक। क्या है, यौगिक। अब यौगिक कैसे बना, तो ध्यान से देखो, 2 या 2 से अधिक पदार्थ है और आपस में रासायनिक रूप से जुड़ गए, इनकी बॉन्डिंग होगी आपस में, तो ये क्या बन गया, यौगिक। और अंतिम है आपका मिश्रण। मिश्रण, तो मिश्रण के अंदर क्या है, ध्यान से देखो, मिश्रण के अंदर ये परमाणु रहा,
मिश्रण के अंदर ये अणु भी रहा, मिश्रण के अंदर ये यौगिक भी रहा, अरे ये सारे अलग अलग घूम रहे हैं। उसी तरह जिस तरह कटोरी में चावल, वो गेहूं और बाजरी और वो सब अलग अलग घूम रहे थे, वैसे ये मिश्रण हो गया, उनमें कोई रासायनिक संयोग नहीं था। तो इस प्रकार हम इस चीज को समझ सकते हैं कि तत्व के अंदर एक ही परमाणु होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाए तो अणु कहलाते हैं, रासायनिक रूप से मिल जाएंगे तो यौगिक कहलाते हैं, और भौतिक रूप से मिल जाएंगे तो मिश्रण कहलाते हैं। तो शायद यहाँ बात क्लियर हो जाती है तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। तो अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है परमाणु यानी कि एटम। और एटम पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर, तब निकल के आएगा हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रेड का जिससे नामांकन हुआ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉन। तो हमें कहां तक जाना है? इलेक्ट्रॉन तक। लेकिन अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका जिसका नाम है परमाणु। नेक्स्ट टॉपिक आपका और महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, इसको पूरा देखना, पूरा समझने का प्रयास करना। तो अब शुरू करते हैं परमाणु के बारे में। तो क्या है परमाणु? अब हम अध्ययन करेंगे परमाणु के बारे में। तो परमाणु अणु से भी छोटा कण है, अर्थात अणु से भी छोटा कण क्या कहलाता है? आपका परमाणु कहलाता है। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके, केमिकल रिएक्शन जो संपन्न करवा सके, और यदि उसे अलग करना है तो उसके लिए भी आपको रासायनिक क्रियाएं ही करवानी पड़ेंगी। कहने का मतलब है किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सके, और जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, अर्थात अणु को हम हाथ में रख के देख सकते हैं कि अणु है, जीवित है, लेकिन यदि हम परमाणु को तत्व से बाहर निकालेंगे तो हम उसे देख नहीं पाएंगे और वह स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह पाएगा। तो उस पदार्थ के कण को हम किस नाम से जानते हैं? परमाणु के नाम से। परमाणु का जो जीवन काल होता है वो बहुत ही क्या होता है? अभी कम होता है। तो क्या है परमाणु, पहले उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि परमाणु, तो हम कुछ संरचना का एक बार फिर से रिवाइज अध्ययन करते हैं। तो हमें एक चीज मिली थी, हमने उसको नाम दिया क्या? तत्व। क्या नाम दिया? तत्व। इस तत्व को हमने तोड़ा और तोड़ते गए, तब तक तोड़ते गए जब तक कि हमें इससे एक छोटे से छोटा कण नहीं मिल गया। इस कण को हमने नाम दे दिया अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। अब हमने क्या किया? हमने इस अणु को भी तोड़ा, इस अणु को भी क्या किया? तोड़ा, रासायनिक क्रियाएं करवाई, और एक और छोटे से छोटा कण हमें मिल गया। ये जो छोटे से छोटा कण हमें प्राप्त हुआ, इस कण को हम किस नाम से जानते हैं? परमाणु के नाम से। तो किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, कहने का मतलब है परमाणु का आकार अणु के आकार से भी क्या है? भी छोटा है। अब बात करते हैं जीवन काल की। तो परमाणु, एक परमाणु यदि अणु के भीतर है या किसी तत्व के भीतर है तो उसका जीवन काल बहुत लंबा है, वो 5000, 10,000 साल तक भी जीवित रह सकता है। लेकिन यदि इस परमाणु को तत्व या अणु से क्या कर दें? भी बाहर निकाल दे तो उसका जीवन काल बहुत ही क्या होता है? कम। कुछ एक आंकड़े बताते हैं कि परमाणु का जो जीवन काल है, यदि उसे तत्व से अलग कर दिया जाए, अणु से अलग कर दिया जाए, तो 0.02 माइक्रो सेकेंड। तो परमाणु का जीवन काल केवल कितना है? 0.02 माइक्रो सेकेंड। इसे कह सकते हैं कि 1 सेकंड का 20 करोड़वां हिस्सा। 1 सेकंड बहुत ही कम समय है और उसका भी 20 करोड़वां हिस्सा है आपका परमाणु का जीवन काल। तो इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यह कहा था कि परमाणु को देखा नहीं जा सकता। तो ये था इसके जीवन काल के बारे में बात। अब बात करते हैं दिखता कैसे है और इसका साइज क्या है। तो अधिकतर वैज्ञानिकों ने ये बात बताई है कि परमाणु है वो गेंद जैसा है, एक गोलाकार आकृति का है। फिर और वैज्ञानिक आए और आज के टाइम में हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसका अध्ययन हम करेंगे तो तब हमें पता लगा। तो अब परमाणु का साइज क्या है? तो परमाणु का जो साइज है वो आप लोग देख लीजिए। परमाणु का साइज है वो 1 × 10⁻⁻10 मीटर से 5 × 10⁻⁻10 मीटर के बीच होता है। यानी कि साइज की बात की जाए तो आकार बहुत ही छोटा, 10⁻⁻10। ये -10 का मतलब ये राशि जो है वो बहुत ही छोटी है। तो ये है परमाणु का साइज, यानी कि आकार में परमाणु काफी छोटा है। अब बात करते हैं परमाणु की खोजकर्ता के बारे में। तो परमाणु की खोज आज से लगभग 400 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व? लगभग 400 ईसा पूर्व 400 ईसा पूर्व एक ग्रीक का दार्शनिक था, वैज्ञानिक नहीं था, क्या था? दार्शनिक था। उसका नाम था डेमोक्रिटस।
क्या नाम था? डेमोक्रिट्स। इसने सबसे पहले दुनिया को बताया था कि जितने भी तत्व हैं वो सब एक चीज से मिलकर बने हैं और उसको इसने नाम दिया परमाणु यानी कि एटम। इसके अनुसार परमाणु हर तत्व में विद्यमान है। परमाणु पूर्णतः ठोस होता है, ठोस गोले जैसा दिखता है इसके अनुसार, डेमोक्रिट्स के अनुसार। और उसके बीच में कहता था कुछ खाली जगह भी होती है, और कहता है इसकी कोई अंदर की कोई संरचना नहीं होती है, भी कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं है। ये बात आज से 400 ईसा पूर्व यानी कि लगभग आज से लगभग 2400 साल पहले की बात है। तो ये सिद्धांत हमें दिया था किसने? डेमोक्रिट्स ने। डेमोक्रिट्स का जो सिद्धांत था वो लगभग 2000 सालों तक प्रचलन में रहा। कितने सालों तक? 2000 साल तक लोग यही मानते रहे कि डेमोक्रिट्स ने जो कह दिया वो सही है, ऐसा ही होगा परमाणु। लेकिन उसके बाद 18वीं शताब्दी में सन 1803 1808 के आसपास एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जॉन डेल्टन। क्या नाम था? जॉन डेल्टन। तो जॉन डेल्टन ने हमें बताया परमाणु के बारे में कुछ और, दुनिया को बताया, यह बताया कि किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिससे पदार्थ का निर्माण हुआ है वो परमाणु है। उसने कहा कि परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही इसकी संरचना में कोई बदलाव किया जा सकता है। सभी तत्वों की जो विशेषताएं हैं, जो तत्वों के रंग है, सोना सुनहरा दिखता है, चांदी है वो चांदी रंग की दिखती है, पीतल है जो मटेला पीला सा रंग का दिखता है, ये सारे जो उसकी विशेषताएं हैं वो उसके परमाणु भार से प्रदर्शित होती है। ये सारी बातें हमें किसने बताई? जॉन डेल्टन ने। और यह भी बताया कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो वास्तव में तत्व क्रिया नहीं करते, उनके परमाणु क्रिया करते हैं। इन क्रियाओं को संपादित करने में जो योगदान दिया वो कौन देता है? वो परमाणु देता है। अनेक प्रयोगों से आज के टाइम में यह सिद्ध हुआ कि परमाणु भी प्रकृति का सबसे छोटा कण नहीं है, यह भी अपने से छोटे उपपरमाणु कणों अर्थात प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो आधुनिक थ्योरी की यदि बात की जाए तो हमें परमाणु संरचना का अध्ययन करना पड़ेगा। अब यदि परमाणु संरचना मैं इसी वीडियो में करवाऊं आपको तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यानी कि हम जान चुके हैं कि परमाणु है वो छोटा नहीं है, उसके भी उपपरमाणु कण मिले। उसमें एक कण मिला जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। क्या नाम था? इलेक्ट्रॉन। और हमारी ट्रेड का नाम है इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉन मिलते जुलते नाम है, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है। ठीक है, तो उसका अध्ययन हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के अंदर। अभी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर यदि पढ़ाऊंगा तो मैंने कहा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसका अध्ययन अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।